अरे ऋषभ, उठ उठ। अजय ने आंखें खोली। एक आदमी उसे जगा रहा था। यह वही व्यक्ति था जो सबसे पहले सीढ़ियों पर मिला था, लेकिन इस बार वह जवान दिख रहा था। पिछली दोनों बार जब उसने उसे देखा था तब उसके सिर के बाल उड़ चुके थे, लेकिन अब उसके सिर पर घने बाल थे। इस बार वह काफी हैंडसम लग रहा था और इस बार उसने सैनिकों की वर्दी पहन रखी थी। तू कौन है? अजय ने हैरानी से पूछा। क्या? अरे, सिर पर चोट लगी तो सब भूल गया? अजय ने तुरंत अपना हाथ सिर की ओर ले गया। उसे महसूस हुआ कि उसके सिर पर गहरी चोट थी, लेकिन उस पर पट्टी बांधी हुई थी। अरे, मैं करण हूँ। शहर में ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। सरकार ने हमें यहाँ भेजा था, लेकिन हमारे साथ के सभी लोग ज़ॉम्बी के हमले में मारे गए। बस हम दोनों ही बचे हैं। किसी ने तुझ पर पत्थर फेंका था, जिससे तू बेहोश हो गया। मैं तुझे किसी तरह खींचकर इस कमरे में ले आया। ज़ॉम्बी? अरे, कुछ भी मत बोल। अजय ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। अरे परसेंट, ऐसी स्थिति में मजाक मत कर। तू एक बहादुर सैनिक है। खैर, जरा बाहर देख। अजय दौड़कर खिड़की के पास गया और बाहर झांका। बाहर इमारतें जल रही थी। सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी थी। मरे हुए लोग लोगों को ही खा रहे थे। अब अजय के सिर और सीने में तो दर्द हो ही रहा था, लेकिन उसका गला भी सूख रहा था। यह सब कैसे हुआ? किसी को नहीं पता। कहा जा रहा है कि इसी शहर के बाजार में कोई बड़ा विस्फोट हुआ और उसी के बाद लोग ऐसे बन गए। जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म में होता है, वैसे ही सब कुछ हो रहा है। देखते ही देखते लोग एक दूसरे को काटने लगे। जो घायल हुए वे भी संक्रमित हो गए और दूसरों पर हमला करने लगे। पूरा शहर बंद कर दिया गया है। हमारी टीम पर हमला हुआ, सब मारे गए। सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। कह नहीं सकते कि यह ज़ॉम्बी वायरस पूरे देश में फैल सकता है या नहीं। सुन, मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। यह सिर्फ इस चोट की वजह से नहीं है कि मैं चीजें भूल रहा हूँ। जब पहली बार मुझे होश आया, तब भी मुझे अपना नाम छोड़कर कुछ याद नहीं था। मैं बाहर निकला तो लोहे से बना एक आदमी, जो सिर्फ मुझे ही दिखाई देता था, उसने मेरी हत्या कर दी। फिर जब दोबारा होश आया तो मैं एक खेतिहर मजदूर था। फिर उस लोहे के आदमी ने मुझे मार डाला। और अब देख, पहली बार जब मैंने तुझे देखा था तब तू सीढ़ियों पर मिला था। दूसरी बार तू मेरा मालिक था और अब तू मेरा सैनिक साथी है। मैं तुझे सीढ़ियों पर मिला आदमी कहता हूँ और मेरी हत्या करने वाले को मैंने लोहे का आदमी नाम दिया है। और हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अजय की बातें सुनकर सामने वाले को इसे समझने में कुछ समय लगा, लेकिन फिर वह बोला, भाई, तू किसी अभिशप्त चक्र में फंस गया है। शायद जब तू फिर से मरेगा तो किसी नए संसार में जागेगा और फिर से तुझे वही लोहे का आदमी मारेगा। लेकिन जब मैं किसी नए संसार में जाता हूँ तो मुझे अपनी पुरानी यादें क्यों नहीं आती? मुझे बस 2 घटनाएं और अपनी हत्या याद रहती हैं। देख, जो कुछ हो रहा है उसे समझना सच में बहुत मुश्किल है। शायद जब तुझे सिर पर चोट लगी थी तभी इस दुनिया का ऋषभ मर गया था और उसके शरीर में तेरी आत्मा आ गई। कुछ तो कर भाई। पहली बार उसने मेरी छाती में भाला घोंपा, दूसरी बार उसने मेरे सिर को अपने पैर से कुचल दिया, फिर उसने मेरे गले में भाला आर पार कर दिया और अब मेरा सिर, गला और सीना सब बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। सुन, जैसे ही हम बाहर निकलेंगे 7-8 ज़ॉम्बी हम पर हमला करेंगे। उन्हें मारकर हमें इस इमारत की सबसे ऊंची और खाली जगह पर पहुंचना होगा। इसका और मेरे बचने का क्या संबंध है?
संबंध है। सुन, जब जब तुझे वो लोहे का आदमी दिखा तब वह तेरे पीछे दौड़ा, उड़ा नहीं। यानी वह सिर्फ दौड़ सकता है। ऊपर पहुंचते ही मेरे पास वायरलेस है। मैं हेलीकॉप्टर बुला लूंगा। हवा में पहुंचने के बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। करण काफी होशियार लग रहा था। थोड़ी सी जानकारी देने पर ही उसने तुरंत सारी बातें समझ ली। लगता है इस बार मुझे ही ज़ॉम्बी मारने पड़ेंगे। मतलब? अरे, तू मुझसे ज्यादा अनुभवी और बहादुर सैनिक है। शुरुआत में तो मुझे ज़ॉम्बी मारने की हिम्मत भी नहीं थी, तब तू ही था जिसने मुझे हौसला दिया। और मान ले, अगर तेरे सिर पर पत्थर लगने के बाद मैं उनसे लड़ने चला भी जाता तो क्या होता? हो सकता है कि मैं बच जाता, लेकिन तू उनके चंगुल में फंस जाता। इसलिए मैंने तुझे किसी तरह इस बिल्डिंग में लाकर होश में आने का इंतजार किया। और अब जब तू होश में आया तो ऐसी हालत में है। 7-8 का तो मैंने अंदाजा लगाया था। अब बाहर और भी ज्यादा ज़ॉम्बी इकट्ठा हो चुके होंगे। उन्हें खत्म करने के लिए मशीन गन का इस्तेमाल करना होगा। और तू शायद वो चलाना भी भूल चुका होगा। लेकिन तू सारा सामान उठा ले और मशीन गन अपने हाथ में रख। फिर दोनों ने जल्दी से कोने में रखी मशीन गनें उठाई और वहीं पड़ी बैग्स अपनी पीठ पर टांग ली। करण आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। दोनों तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। अचानक अजीब आवाजें निकालते हुए कुछ लोग नीचे से चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ते हुए आने लगे। करण ने फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में वे सब गिर पड़े। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर पीछे से भी ज़ॉम्बी आना शुरू हो गए। तभी अचानक अजय को कुछ हो गया। बिना सोचे समझे उसने भी फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक करके उसने 10-15 ज़ॉम्बी खत्म कर दिए। यानी वह मशीन गन चलाना भूला नहीं था। करण को भी यह देखकर हैरानी हुई और खुद अजय को भी। दोनों तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए आखिरकार ऊपर तक पहुंच गए। छत पर जाने वाले दरवाजे पर ताला था, लेकिन अजय ने एक ही झटके में उसे तोड़ दिया। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद करण ने वायरलेस के जरिए कंट्रोल रूम से संपर्क किया और कहा, टीम में सिर्फ हम दोनों ही जिंदा हैं। उसने अपनी लोकेशन और कुछ जरूरी जानकारी दी। हेलीकॉप्टर सिर्फ 5 मिनट में आने वाला था। दोनों ने अपनी बंदूकें दरवाजे की ओर तान दी। अब दरवाजे पर जोर जोर से धक्के पड़ने लगे थे। किसी भी पल दरवाजा टूट सकता था और अनगिनत ज़ॉम्बी अंदर घुस सकते थे। शायद मशीन गनें भी उन्हें रोक नहीं पाती। लेकिन अजय को उन ज़ॉम्बी से ज्यादा डर उस लोहे के आदमी का था। सौभाग्य से हेलीकॉप्टर आ गया। दोनों उसकी ओर भागे। हेलीकॉप्टर से रस्सी की सीढ़ी नीचे आई। दोनों तेजी से ऊपर चढ़ गए। ठीक उसी पल दरवाजा टूट गया और सारे ज़ॉम्बी छत पर आ गए। लेकिन तब तक वे उनकी पकड़ से बाहर जा चुके थे। अब हम सेफ हैं, करण ने कहा। हम्मा, सेफ तू होगा, मैं नहीं, अजय बोला। मुझे लगता है कि तू कोमा में है। क्या? हाँ, मैंने एक फिल्म में देखा था कि एक आदमी कोमा में होता है और वह खुद को किसी अलग ही दुनिया में अनुभव करता है। शायद तेरे साथ भी यही हो रहा है। वो लोहे का आदमी असल में मौत है, जो धीरे धीरे तेरे करीब आ रही है। तो फिर इसका समाधान क्या है? मौत को हराना। लेकिन उसे हराएं कैसे? पिछली बार जब मैंने उस पर पत्थर फेंका था तो वह उसके शरीर के आर पार चला गया था। अब अगर गोलियां चलाऊं तो वे भी उसके आर पार ही जाएंगी। यह मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें उसे हराना ही होगा। ध्यान दो, तुम्हारा इस दुनिया में आना, खासकर इस शरीर में आना, यह तुम्हारी किस्मत है।
क्योंकि नहीं चाहकर भी इस शरीर के दिमाग के किसी कोने में मशीन गन चलाने का कौशल अभी भी सेव्ड था। यानी मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम एक सैनिक के शरीर में हो, इसलिए उसकी लड़ने की क्षमता भी तुम्हारे अंदर मौजूद है। इस मजबूत शरीर की मदद से तुम निश्चित रूप से उसे हरा सकते हो। ठीक है, अगर मैं उसे खत्म कर दूं, तो फिर आगे क्या? क्या मुझे इसी दुनिया में हमेशा के लिए फंस कर रहना होगा? ऐसी दुनिया में जहां मुझे सब जानते हैं लेकिन मैं किसी को नहीं जानता। यह सब बाद में देखा जा सकता है। इस भयावह चक्र को किसी भी तरह तोड़ना ही होगा। सर, हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई है। करण, पायलट से कहो कि कुछ भी हो जाए, हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतरने नहीं देना है। हाँ, नहीं सर, यह संभव नहीं है। हेलीकॉप्टर को लैंड करना ही होगा, पायलट बोला। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गया। चारों तरफ घना जंगल दिख रहा था। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इस घने जंगल में भी एक ऐसी जगह थी जहां लैंडिंग संभव थी। करण, मैं मरने वाला हूँ, अब मैं मर जाऊंगा। अरे, कुछ नहीं होगा, यह संभव नहीं है, अजय चिल्लाया। एक पेड़ के तने पर हाथ रखे, दूसरे हाथ में भाला पकड़े वह लोहे का आदमी खड़ा था। करण ने उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराते हुए अजय हेलीकॉप्टर से कूद पड़ा और जंगल की ओर भागने लगा। पायलट, उसका सहायक और करण पूरी तरह से चौंक गए थे। सर, रुको, ऋषभ, रुको, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पीछे से आवाजें आ रही थी, लेकिन अजय नहीं रुका। दौड़ते दौड़ते उसने एक नाला पार किया और एक गांव में आ पहुंचा। गांव के लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे, लेकिन उसे उनकी कोई परवाह नहीं थी। तभी उसने देखा, जंगल की झाड़ियों को कुचलते हुए वह लोहे का आदमी उसकी ओर आ रहा था। और सबसे भयानक बात, उसके एक हाथ में करण का कटा हुआ सिर था। यह अजय के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, दिल को चीर देने वाला दृश्य था। वो देखो, गांव वालों ने उस दिशा में देखा। उन्हें लोहे का आदमी नहीं दिखा, लेकिन हवा में उड़ता हुआ एक आदमी का सिर जरूर दिखाई दिया। उस शैतानी आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा भाला उछाल दिया, मगर इस बार अजय की ओर नहीं, बल्कि गांव के एक आदमी की ओर। भाले ने उसके माथे को चीरते हुए सिर के पीछे से बाहर निकल गया। तड़पते हुए वह आदमी वहीं मर गया। अब तक वहां जमा लोग घबराकर भागने लगे थे। भीड़ को चीरते हुए अजय भी आगे बढ़ने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, उस साइको लोहे के आदमी ने एक और आदमी की गर्दन पकड़ रखी थी। अपने नुकीले नाखूनों से उसने उसके दोनों आंखें फोड़ दी, फिर एक ही झटके में अपने हाथ से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बिल्कुल तलवार की तरह नुकीले लग रहे थे उसके हाथ। अजय रुक गया। जब तक वह यहाँ है, निर्दोष लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। अब वह उस लोहे के आदमी की ओर बढ़ने लगा और उसके सामने कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। क्षण भर में ही वह भाला बिजली की तेजी से उसकी ओर आया और उसके पेट को चीरते हुए आर पार निकल गया। भयंकर पीड़ा से तड़पते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा। लोहे का आदमी उसके पास आया, उसने भाले को उसके पेट से बाहर खींचा और फिर सीधा उसके माथे में उतार दिया। अजय उठा। उसने देखा, इस बार वह फिर से एक कमरे में था। दीवार पर महंगा टीवी लगा था। कांच की फूलदाने टेबल पर रखी थी। दीवारें पीले रंग से रंगी हुई थी। एक आराम कुर्सी पड़ी थी। जमीन पर बैठा एक छोटा बच्चा खिलौनों से खेल रहा था। बेटा, उसने कहा। बच्चा चौंक कर उसकी ओर देखता है और फिर चिल्लाते हुए दौड़ जाता है, मम्मी, बाबा, अजी। अजय को समझते देर नहीं लगी कि वह फिर से एक नई दुनिया में फंस गया है। एक बार फिर उसे मरना पड़ेगा।
अब उसका सिर, छाती और पेट भयंकर दर्द कर रहे थे। ऊपर से जख्म नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि शरीर में कहीं न कहीं रक्तस्राव हो रहा है। कुछ ही देर में वह बच्चा, एक जवान औरत, एक वृद्ध औरत और सीढ़ियों पर खड़ा आदमी, जो इस बार बूढ़ा लग रहा था, कमरे में आ गए। अब उसे कोई शक नहीं था। इस बार वह जिस दुनिया में था, उसमें सीढ़ियों पर खड़ा आदमी उसका पिता था। वह वृद्ध औरत उसकी माँ थी, जवान औरत उसकी पत्नी और वह बच्चा उसका बेटा। उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं कौन हूँ? और पापा, इस बार तुम कौन हो? यकीन पक्का करने के लिए उसने पूछा। फिर सबने उसे उसके रिश्तों के बारे में समझाया। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। देखिए, ज्यादा खुश मत होइए। क्यों न खुश हो हम? 6 महीने बाद होश में आए हो। हमें तो ये 6 महीने 6 युगों जैसे लगे। हम्मा, अब तक मैं कोमा में था, लेकिन अब सीधे हमेशा के लिए कोमा में जाने वाला हूँ। थोड़ी ही देर में मैं मर जाऊंगा। एक सिर्फ मुझे दिखने वाला लोहे का आदमी आने वाला है, और तुम्हें कुछ समझ में आए उससे पहले ही मैं खून के तालाब में पड़ा मिलूंगा। कमरा एकदम शांत हो गया। सबके चेहरों से हंसी गायब हो गई। अब सिर्फ गहरी उदासी दिख रही थी। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके लिए भले ही यह एक नई दुनिया थी, लेकिन इनके लिए वह उनका बेटा, पति या पिता था। वह जल्दी से बोला, सॉरी, सॉरी। कोमा में रहने के दौरान मैंने बहुत ही अजीब, भयानक चीजें देखीं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने ही घर में वापस आ गया हूँ। घरवालों को उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। माँ, मुझे फिर से कुछ होगा तो नहीं ना? उसने अपनी माँ से पूछा, जो उसके पास बैठी थी। तेरे दुश्मन मरे, तुझे अब कुछ नहीं होगा। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब उसे लगा, कम से कम इस बार तो वह लोहे का आदमी मुझ पर दया कर दे। मुझे इसी दुनिया में रहना है। यहाँ मेरा परिवार है। पहली बार अगर मैं लोहे के आदमी को हरा भी देता, तो भी उस दुनिया में मुझे कोई नहीं पहचानता। दूसरी बार मैं सिर्फ एक मजदूर था, जिंदा भी रहता तो मजदूरी करनी पड़ती। तीसरी बार मैं सैनिक था, और वो भी ज़ॉम्बी से भरी दुनिया में। अगर वहां फंस जाता तो मेरी हालत और भी बुरी होती। लेकिन यहाँ इस दुनिया में तो सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ऊपर से मैंने कोमा में 6 महीने बिताए हैं, इसलिए सब कुछ भूल जाना भी एक सही बहाना बन सकता है। नहीं, नहीं, अब मुझे यहीं रुकना है। वह बिस्तर से उठा। चलते हुए उसे थोड़ी तकलीफ हुई। यह शरीर बहुत कमजोर लग रहा है। मैं इस हालत में लोहे के आदमी से कैसे लड़ूंगा? बेटा, आराम कर। डॉक्टर को फोन कर दिया है मैंने। सीढ़ियों पर खड़ा आदमी, यानी उसका पिता, बोला। उसके मन में एक अजीब ख्याल आया, मेरी जिंदगी के हर नाटक में यही एक आदमी अलग अलग किरदार क्यों निभा रहा है? कभी दोस्त, कभी मालिक, कभी पिता। इस आदमी और लोहे के आदमी का कोई रिश्ता तो नहीं? उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में एक और ख्याल आ चुका था, लेकिन उसे अमल में लाने का मतलब होगा इस दुनिया को छोड़ देना। वह आत्महत्या करने जा रहा था, क्योंकि अगर वह आसानी से लोहे के आदमी के हाथ नहीं आया, तो वह इस परिवार के दूसरे लोगों की जान भी ले सकता था। जैसे पिछली बार उसने करण का बुरा हाल किया, वैसे ही अगर वह इस घर में किसी को मार देता तो? वह अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को इतनी दर्दनाक मौत मरते नहीं देख सकता था। और क्या पता, अगर लोहे के आदमी के हाथों मरने की बजाय वह खुद अपनी जान ले ले,
तो शायद इस शापित चक्र से मुक्त हो जाए। सीढ़ियों से उतरकर वह नीचे आया। बंगला बहुत विशाल था। एक नौकर से उसने पूछा, किचन कहाँ है? फिर वह जल्दी से किचन में पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे मरना ही था। जैसे ही वह किचन में पहुंचा, उसने चाकू ढूंढा और झट से पूरी ताकत से अपने गले पर चला दिया। खून की धार फूट पड़ी। नौकरों की चीखें सुनकर परिवार के लोग दौड़ते हुए नीचे आए। उन्होंने देखा अजय खून के तालाब में पड़ा तड़प रहा था। धीरे धीरे सब धुंधला होने लगा। अचानक एक तेज झटके से उसकी नींद खुली। पीठ पर जोरदार डंडा पड़ा था। उसने देखा एक पुलिसवाला उसे पीट रहा था। वही पुलिसवाला यानी सीढ़ियों पर खड़ा आदमी। अबे ओ, बेंच पर सोता है? उठ बहरूपिए, शराब पीकर पड़ा होगा। पुलिसवाला चिल्लाया। अजय को अब सच में गुस्सा आ चुका था। हर बार यही चेहरा नए नए रूप में आता है, कभी दोस्त, कभी मालिक, कभी पिता बनकर। इस बार उसने गुस्से में खुद पुलिस वाले पर हमला कर दिया। उसकी ही लाठी छीनकर उसने पुलिस वाले की पिटाई कर दी और फिर वहां से भाग निकला। पुलिस वाला गालियां देता हुआ उसके पीछे भागा। तभी अजय को एहसास हुआ, इस बार वह एक भिखारी था। पिछले जीवन जैसे सपनों को छोड़कर उसे अब कुछ भी याद नहीं था। यानी वह अभी भी इस चक्र से मुक्त नहीं हुआ था। भागते भागते वह सड़क पर पहुंच गया। एक बाइक वाले को उसने जबरदस्ती रोका। जैसे ही बाइक सवार रुका, अजय ने उसे घूंसा मारा, उसे सड़क पर गिराया और खुद बाइक लेकर भाग गया। पीछे से वह आदमी गालियां देता रहा, लेकिन तब तक अजय बहुत दूर निकल चुका था। सौभाग्य से उसे बाइक चलाना अभी भी याद था। अब वह ऐसे ही भटकता रहेगा। पीछे से तेज बाइक की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, लोहे का आदमी उसका पीछा कर रहा था, वह भी बाइक पर। अजय ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। शहर पीछे छूट चुका था। अब वे पहाड़ी इलाके में थे। पूरा शरीर दर्द से करा रहा था, लेकिन फिर भी उसे बाइक चलानी थी। काफी देर तक यह पीछा चलता रहा। फिर अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। अब उसे रुकना ही पड़ा। वह बाइक से उतरा। पीछे से लोहे का आदमी भी उतर चुका था। तू कौन है? क्यों मार रहा है मुझे? अगर तुझे मारना ही है तो मुझे मार। अलग अलग दुनियाओं में जाने के बाद वहां के लोगों को मेरी वजह से क्यों मारता है? तो भाले को हाथ में लिए, चेहरे पर एक निर्जीव हंसी के साथ उसकी ओर वैसे ही देख रहा था। जवाब देने के मूड में तो वह था ही नहीं। उसे बोलना भी आता था या नहीं, यह तो वही जानता था। यह रुकना चाहिए, बस बहुत हो गया, बहुत। अजय उस पर चिल्लाया। अचानक उसने भाला जोर से अजय की ओर फेंक दिया, लेकिन अजय ने किसी तरह उस हमले से खुद को बचा लिया। जमीन पर गिरे भाले को अब अजय ने उठा लिया था। फिर उसी भाले से दौड़कर उसने उसकी छाती पर वार किया, लेकिन उसके फौलादी शरीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जल्दी से उस लोहे के इंसान ने भाले को छीनने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही अजय ने भाले को उससे दूर कर दिया। अब भाले को लेकर अजय भागने लगा। सामने एक पहाड़ी थी, जिसे वह चढ़ने लगा। पहली बार उस लोहे के आदमी के मुंह से एक यांत्रिक आवाज निकली, रुक, भाला दे दे। लेकिन अजय ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। उसके पीछे से लोहे के आदमी के कदमों की खनक खनक आवाजें आ रही थी। पहाड़ी पर चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन कुछ देर पहले सुनी गई उसकी आवाज से अजय को समझ आ गया था कि इस भाले में ही उसे हराने का रहस्य छिपा है। अगर इस बार वह उस लोहे के आदमी के हाथ लग गया, तो अगली बार उसे यह भाला नहीं मिलने वाला।
इसका उसे पूरा यकीन था, क्योंकि अगली बार वह और ज्यादा सतर्क हो चुका होगा। उसके शरीर में अंदर तक दर्द हो रहा था और ऊपर से पुलिस की पिटाई से आई चोटों पर बहते पसीने से घाव भी जलन पैदा कर रहे थे। आखिरकार वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। दूसरी ओर गहरी खाई थी। उसने भाले को अपने पेट में घोंप लिया। तेज दर्द उठा और उसी के साथ उसने खाई में छलांग लगा दी। जागने के बाद अब उसे होश आया। इस बार वह एक अंधेरे कमरे में था। अब उसे सारी घटनाएं याद आ गई और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे याद आ गया कि वह खुद कौन है। उसकी सारी यादें लौट आई थी। वह अपने ऑफिस के काम से दूसरे शहर आया था। सच कहे तो बॉस ने जबरदस्ती उसे यहाँ भेजा था, जबकि उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं थी। शाम को लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई थी। सड़क कच्ची थी, जिससे गाड़ी फंसने की संभावना थी। उसे कहीं न कहीं रुकना ही था। बहुत देर तक उसे कोई घर नहीं दिखा, इसलिए मजबूरी में उसे गाड़ी चलाते रहना पड़ा। मन ही मन वह अपने बॉस को कोसता जा रहा था। आखिरकार उसे एक घर दिखा। उसने गाड़ी को सड़क के किनारे सावधानी से खड़ा किया और घर की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा था। सफर की थकान से परेशान होकर उसने ज्यादा सोचे बिना ताला तोड़ दिया और अंदर आ गया। अंदर सिर्फ एक लकड़ी का पलंग और धूल खाती हुई एक कुर्सी थी। घर की सफेद दीवार पर हाथ में भाला लिए एक अजीब सा यंत्रमानव चित्रित था। पलंग पर लेटते ही उसकी नजर उस चित्र पर पड़ी और उसे न जाने कब नींद आ गई। फिर वही घटनाएं घटीं। अब उसे समझ आ गया था कि वह लोहे का आदमी वही था जो दीवार पर बना चित्र था। वह आदमी जो सीढ़ियों पर दिखा था, असल में उसका बॉस था। शायद आखिरी पल तक मन ही मन बॉस को कोसते रहने की वजह से वह हर अलग अलग दुनिया में उसे अलग अलग रूपों में दिखाई देता रहा। हो सकता है असल में वह वहाँ कोई और रहा हो, लेकिन अजय को अपना बॉस ही नजर आया हो। कौन जानता है, वह खुद भी उस दूसरी दुनिया में किसी और रूप में दिखता होगा। लेकिन उसे खुद का वही असली चेहरा दिख रहा था जो इस दुनिया में था। जो भी हो, अब अजय उठकर बैठ गया। उसके शरीर में अब कहीं भी दर्द नहीं था। सामने दीवार पर बने चित्र के हाथ से भाला गायब था। अगर उसने सिर्फ भाले को खाई में फेंक दिया होता और खुद को घायल न किया होता, तो क्या वह इस चक्र से मुक्त हो सकता था, या फिर ये दोनों ही चीजें करना जरूरी था? इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे, लेकिन एक बात पक्की थी, उसने तेजी से सोचकर इस भयंकर चक्र से अपनी मुक्ति पा ली थी। उसने अपना मोबाइल निकाला। रात के 9 बज चुके थे। बारिश भी रुक चुकी थी। वह इस घर में शाम 5 बजे दाखिल हुआ था। बीच के कुछ घंटे उसे किसी युग की तरह महसूस हुए थे। उसने एक बार फिर दीवार पर बने चित्र को देखा और उसके मन में एक विचार आया। वह बाहर गया, अपनी गाड़ी से परमानेंट मार्कर निकाला, फिर वापस आकर कुर्सी पर चढ़ गया और उस चित्र पर अनगिनत टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाने लगा। कुछ ही मिनटों में चित्र पूरी तरह खराब हो चुका था। अब अगर कोई उस घर में रुकेगा तो उसे वह चित्र नहीं दिखेगा। भले ही चित्र पूरी तरह नष्ट न हुआ हो, लेकिन अब वह अपने असली रूप में नहीं दिखेगा। शायद अब कोई भी उस भयंकर चक्र में नहीं फंसेगा। इसी उद्देश्य से उसने वह चित्र बिगाड़ दिया था। फिर वह गाड़ी में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और अपने अगले सफर पर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा होटल दिखा। वहाँ सिर्फ 2 लोग थे, एक करीब 20 साल का लड़का और होटल मालिक। वे दोनों होटल बंद करने की तैयारी कर रहे थे। अजय ने कार रोक दी और होटल में जाकर बैठ गया। लड़के ने जल्दी से आकर चाय का ऑर्डर ले लिया। मालिक, जो कुर्सी पर बैठा था, ने उससे पूछा, साहब,
क्या रास्ते में कहीं किसी घर में रुके थे? नहीं भाई। क्यों? उसने झूठ बोल दिया। अरे साहब, सुना है कि कुछ लोग पहले भी उस रास्ते वाले घर में ठहरे थे। ताला तोड़कर अंदर घुसे थे आराम करने के लिए, लेकिन उन्हें नींद आ गई और वे कभी उठे ही नहीं। ऐसी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। क्या कह रहे हो? हाँ साहब, वो घर एक डाकू का था। उसका नाम था विक्की। वह और उसका गैंग जगह जगह डकैती करते थे, लेकिन विक्की बहुत ही बेरहम इंसान था। हर डकैती के दौरान वह घर के किसी एक आदमी की हत्या जरूर करता था। उसे लोगों को मारने में मजा आता था, बिल्कुल पागल था वो। फिर धीरे धीरे उसके ही गैंग में बगावत होने लगी। उसने अपने ही गैंग के 2 लोगों को मार डाला। इसके बाद पुलिस उसके पीछे पड़ गई। पहले उसका घर कहीं और था, लेकिन किसी वक्त वह इस सड़क वाले घर में आकर छिप गया। कई दिनों तक वहीं रहा, क्योंकि घर पहले से ही खाली पड़ा था। फिर पुलिस को खबर मिल गई। पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और उसका एनकाउंटर कर दिया। ओह, बहुत डरावना है यह सब। हाँ साहब, इसके बाद से जो भी उस घर में गया और वहां सो गया, वह कभी उठ ही नहीं पाया। पुलिस को वहां से कई सूखी हुई लाशें मिली हैं। भूख प्यास से मर गए सब। अब बताइए, क्या कोई एक रात भूखा सोने से मर सकता है? लेकिन वहां सोने वाले लोगों के शरीर को क्या हो जाता है, ये कोई नहीं जानता। अब तक अजय को सारी बातें समझ आ चुकी थी। उस दीवार पर बनी लोहे के आदमी की आकृति जरूर विक्की ने ही बनाई होगी। हो सकता है उसने कोई शैतानी अनुष्ठान किया हो, जिससे मरने के बाद उसकी आत्मा उस चित्र में समा गई हो। शायद उसने जानबूझकर मरने का नाटक किया हो, ताकि वह अपनी शैतानी करतूतें मरने के बाद भी जारी रख सके। वह एक मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा था। जो भी उसके जाल में फंसता, वह उसे बार बार मारता। शायद इस सब से उसे खुशी मिलती थी। संभवतः जो लोग उसके जाल में फंसते थे, उनके शरीर की मेटाबॉलिज्म क्रियाएं बहुत तेजी से बढ़ जाती थी, जिससे वे मर जाते थे। कुछ ऐसा ही हुआ होगा। यह सोचते सोचते अजय ने मन ही मन अपनी एक थ्योरी बना ली। चाय खत्म करने के बाद वह आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। आज वह एक भयानक मुसीबत से बचा था। अगर कुछ हो जाता तो उसके पीछे जो परिवार था, उनका क्या होता? यह सोचते ही उसके मन में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया।